बट जरूरी है जब निश्चय करने की, अपने अंदर उस विल पावर को जगाने की। जब तक वो नहीं जगा पाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर विलियम्स के ये वर्ड थे कि अगर मनुष्य के शरीर का एक्सरे किया जाए, उसकी शक्तियों का एक्सरे किया जाए, तो जो शक्तियां निकल करके आएगी हम चौंक जाएंगे। एक मनुष्य में देवता के बराबर शक्तियां होती है, सिर्फ एक शक्ति का फर्क है। देवता जब जन्म लेते हैं तो उनके साथ में एक शक्ति अतिरिक्त होती है, एक्स्ट्रा होती है, वो ये कि वो अपनी शक्तियों को पहचानते हैं कि उनमें क्या क्या शक्तियां हैं। मनुष्य में ये शक्तियां नहीं है। कालिदास का नाम सुना आपने? कालिदास का नाम सुना आपने? कालिदास का पूरा नाम मैं आपको बताता हूं। उनका पूरा नाम था महामूर्ख कालिदास। महामूर्ख शब्द लगता था उनके आगे। वो पेड़ की जिस डाली पे बैठे रहते थे उसी को काटते थे। एक दिन उनका एक दोस्त गया, देखा कि वो पेड़ की जिस डाली पे बैठे उसको काट रहे हैं। दोस्त ने बोला, अरे पागल तू गिर जाएगा। बोले, तू कोई भगवान है क्या जो मेरा भविष्य बता रहा है? चल अपना काम कर। जैसे वो डाली टूटी वो गिरे, जाकर के अपने दोस्तों के चरणों में गिर रहा, तू तो भगवान है, तुझको कैसे मालूम चला कि मैं गिरने वाला हूं? इतने मूर्ख थे। वहां के राजा की कन्या थी विद्योत्मा। राजा ने स्वयंवर रखा कि जो विद्योत्मा के 3 सवालों का जवाब देगा उसी विद्वान से इसकी शादी होगी। बड़े बड़े विद्वान पंडित आए, शादी में बैठे। जैसे शादी में बैठे और वहां पर स्वयंवर शुरू हुआ, स्वयंवर में उसने 3 क्वेश्चन पूछे, कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी पंडितों की इंसल्ट हुई, उनको वहां से भगा दिया गया। पंडितों ने बोला कि अब तो हम कसम खाते हैं कि इसकी शादी दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख के साथ करवाएंगे। उन्होंने 3 सवाल के आंसर कालिदास को रटा दिए। बोले 3 सवाल के आंसर है, रख लो इन्हें। कालिदास वहां पे गया, उसने जवाब दे दिए, विद्योत्मा की शादी कालिदास से हुई। शादी की पहली रात को विद्योत्मा को मालूम चल गया कि उसका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख इंसान है। उसने अपने पति को बोला कि मैंने एक महान विद्वान कवि कालिदास से शादी की है, महामूर्ख कालिदास से नहीं। जिस दिन विद्वान बन जाओ उसी दिन मेरे पास में आना, कभी मत आना। कालिदास घर छोड़ करके चले गए क्योंकि उनका जमीन जाग गया था। कई लोगों ने सोचा कि ठोकरें खा रहे होंगे, कई लोगों ने सोचा सुसाइड कर ली होगी, कई लोगों ने सोचा वही पागलों जैसी हरकतें फिर से करनी शुरू कर दी होगी उन्होंने। वही कालिदास 4 साल बाद वापस अपने गांव में आया। उस वक्त वो थे संस्कृत के महान विद्वान प्रकांड कवि कालिदास। उनके जैसा कवि संस्कृत का ना तो कभी आज तक हुआ है, और जिस हिसाब से हमारी संस्कृत लैंग्वेज की दुर्गति हो रही है उस हिसाब से कभी हो भी नहीं सकता। एक शेर की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक शेर का बच्चा था, जंगल में घूम रहा था। भेड़ों का झुंड वहां से गया, वो उस भेड़ों के झुंड के साथ में हो गया। होते होते भेड़ों के साथ में घर चला गया। धीरे धीरे उन्हीं भेड़ बकरियों के साथ में पलने बड़ा होने लगा। शरीर और उसका बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग उसका भेड़ बकरियों के जैसा का जैसा ही था। बाहर कुत्ते भौंकते थे, वो भेड़ बकरियां बाद में अंदर जाती, तो शेर पहले दौड़ करके अंदर जाता था, क्योंकि उसने यही चीज देखी, यही चीज सीखा था। एक दिन उस गांव में एक शेर आता है, जोर से दहाड़ मारता है। वो जैसे वो जोर से दहाड़ मारता है, उस शेर के शरीर में कुछ हलचल होती है। वो देखता है कि उसका आकार तो मेरी तरह है। वो इतना जोर से दहाड़ मारा जिससे सब लोग डर गए। वो भी दहाड़ मारता है, देखता कि और भी बाकी के लोग डर रहे हैं। तब तो उसे एहसास होता है कि नहीं, वो भेड़ बकरी नहीं, वो शेर है। वैसे ही आप एक झुंड में बैठे हो जिसको शक्तियों का एहसास नहीं है आप लोगों को कि आप में कितनी शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करो, तब निकल करके आप बाहर आओगे। एक कौवा कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है। उसने अपना अंडा एक दूसरे घोंसले में दे दिया, मुर्गी के घोंसले में। मुर्गी के बच्चे निकले, कौवे के भी बच्चे निकले। मुर्गी ने उसे अपना बच्चा समझ करके पाला। एक दिन एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। उस कौवे के बच्चे ने अपनी मां से पूछा, जो मुर्गी थी, बोले वो कौन सा पक्षी मां जो इतना ऊपर उड़ रहा है, अपन नहीं उड़ सकते? मां ने बोला, बेटा वो कौवा है, वहां तक कोई उड़ सकता, हम नहीं उड़ सकते। जिंदगी भर वो मुर्गी का बच्चा उतना ही उड़ता रहा, खत्म हो गया। सॉरी, कौवा का बच्चा। लेकिन क्यों? क्या वो उड़ नहीं सकता था? उड़ सकता था, शक्तियां थी उसमें, पहचान नहीं कर पाया अपनी शक्तियों। शक्तियां आप सब लोगों में यहाँ पर जितने भी बैठे हैं पहचान नहीं कर पा रहे, और वही पहचान करवाने के लिए मैं यहाँ पर आया। मेरी ये बातें जब तक आपके दिलो दिमाग में उतर ना जाए तब तक ये मत सोचना कि मैं यहाँ से सेमिनार बंद करके चला जाऊंगा। सोच करके आया कि सारी की सारी जो भी आपकी मेंटलिटी हो सब की सब चेंज करनी, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में करनी है। अब कई लोग मुझसे आकर के एक्सक्यूज करते हैं, सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये सब बोल करके चले जाते हो, अब आप कर सकते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले किसी की किस्मत में लिखा होता है, किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है। तो क्या बात है? अच्छा, किस्मत कौन लिखता है? बोलो सर वो तो भगवान पहले से लिख करके भेज देते हैं। तो उन लोगों को किस्मत की एक बात बताता हूँ। रामायण तो आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, अगर मैं यूं बोलूंगा सब लोगों ने देखी होगी तो नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सीनियर्स बैठे उन सब लोगों ने देखी है रामायण।
रामायण का एक अल्पांश आपको सुनाता हूं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तब सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी को बुलाओ, संजीवनी बूटी लेकर के आ रखा है। हनुमान जी को बुलाया गया और हनुमान जी गुस्से वाले। हनुमान जी का संजीवनी बूटी तो मैं लेकर के आऊंगा, पहले उसका नाम बताओ जिसने लक्ष्मण भैया को मूर्छित किया है। संजीवनी बूटी आ जाएगी लेकिन उसका नाम बताओ जिसने लक्ष्मण भैया को मूर्छित किया, पहले उसे मारूंगा। तब वहां का जो सुषेण वेद होता है वो कहता देखो हनुमान जी समझा करो इस बात को, सूर्य उदय से पहले पहले संजीवनी बूटी लानी है, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। संजीवनी बूटी सूर्य उदय से पहले पहले आ जाएगी लेकिन मुझे उसका नाम बताओ जिसने लक्ष्मण भैया को मूर्छित किया है। तब सुग्रीव जी कहते हैं ये सब तो किस्मत का लिखा होता है। बोले मुझे उसका नाम बताओ जो किस्मत लिखता है। बोले किस्मत तो विधाता लिखता है। बोले ये विधाता कहां पे रहता है? बोले स्वर्ग में। अब जिस हिसाब से कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी आ गई थी तो शायद विधाता से जब वो मिले होंगे तो रात के 1-2 बजे का टाइम हुआ होगा। गैर स्वर्ग के दरवाजे पर जोर से लात मारी, दरवाजा तोड़ा, अंदर विधाता सो रहे थे। बाल पकड़ करके विधाता के लेकर गए, उनको पीटने लगे। बोले आपकी हिम्मत कैसे हो गई लक्ष्मण जी की किस्मत में मूर्छा लिखने की? जोर जोर से पीटने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई लक्ष्मण जी की किस्मत में मूर्छा लिखने की? पता विधाता ने क्या कहा? हनुमान जी अगर किस्मत लिखना मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी किस्मत में ये दिन नहीं लिखता कि आप बाल पकड़ करके बाहर ले जाओगे। बोले ये तो दुनिया पागल है जो किस्मत को भरोसे रहती है। मैं तो लोगों को 2 ऑप्शन देता हूं हमेशा। मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में तो ये सक्सेस का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है, और गलत डायरेक्शन में अगर मेहनत की है तो ये अनसक्सेस का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। लोग इस रास्ते पे जाते हैं और फिर जाकर के बोलते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब। इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करना पड़ता है। इस कर्म भूमि में कर्म तो सभी को करना पड़ता है। ऊपर वाले ने तो हाथों में दिए चंद लकीरें, इन लकीरों में रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। एक आपको एक चीज बताऊंगा मैं कि एक्चुअली मैं एक मैजिशियन भी हूं। आपको एक मैजिक दिखाता हूं मैं यहां पर कि सोचने में कितनी शक्ति होती है। ये बुके हैं जो मुझे यहाँ पे अभी गिफ्ट किए गए थे। ये बुके अपने आप हवा में उड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी है, आपकी सोच की। अब तक मैंने जो इतना कुछ कहा है उसका असर मैं देखना चाहता हूं। 30 सेकंड तक ये बुके मेरे हाथ में रहेंगे, आप और मैं कंटिन्यू से देखेंगे और मन में एक ही चीज सोचना है, बुके हवा में उड़ेंगे, बुके हवा में उड़ेंगे। देख रहे हैं वास्तव में हवा में उड़ेंगे, लेकिन 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड आप अपने सोच को पॉजिटिव बना करके देखते हैं। नहीं हो जरूर किसी ने सोचा होगा ऐसा हो सकता है क्या? सब तो बेवकूफ बना है। कोई टेंशन नहीं, मैं उड़ाऊंगा। आपके भरोसा अगर उड़ाने लगा तो तुम 1-2 साल निकल जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो सोचेगा नहीं सर जरूर कहीं ना कहीं बेवकूफ बना है। तो एक काम करो, मुझे उड़ाने दो, मैं उड़ाऊंगा। आप सिर्फ देखो उड़े। क्या समझे? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव करना भी पड़ेगा। तो मींस थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। एक वर्ड और जोड़ लो अपने, जो मैंने आपको पॉजिटिव सोच के बारे में बताया उसके आगे की पॉजिटिव करना भी पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। 4 युग है हमारे यहाँ पे। 4 युग के बारे में कहा जाता है, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग एंड सतयुग। सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उस वक्त जो नीतियां चलती थी, धर्म, कर्म, न्याय और नीति, 4 चीजें थी। धर्म, कर्म, न्याय और नीति। भगवान ने कहा न्याय के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने बीवी, परिवार, बच्चों सबको त्याग कर दिया, तो न्याय की क्या जरूरत है, न्याय निकाल दिया। फिर त्रेता युग आया। धर्म, कर्म, नीति, 3 चीजें बची थी। भगवान श्री राम ने अपने धर्म की रक्षा के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वन में चले गए। सीता माता को संन्यास हो गया। भगवान ने कहा कि धर्म की नीति की भी कहां जरूरत, इतना धर्म है, धर्म को भी निकाल दिया। फिर बाद में कर्म और नीति थे द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की, पांडवों ने राजनीति की, कौरवों ने राजनीति की। भगवान ने कहा कि नीति तो वैसे बहुत बढ़ गई है, इसको भी हटा दो। अब सिर्फ एक ही चीज बची, वो है कर्म। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। सोच का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं।
अमेरिका में एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। साइंटिस्ट ने उसको बोला कि आपको तो वैसे भी फांसी लगने वाली है, आप मरने वाले हो। बोले हाँ। बोले हमने एक जहर, एक सांप है, उसको पकड़ा है, हमको देखने को सांप में कितना जहर है, वो सांप आपको काटेगा, आप कितनी देर में तड़फड़ा करके मरते हैं, अगर आप नहीं मरे, बच गए, तो आपकी सजा माफ। आदमी ने सोचा मरना तो वैसे ही, चलो चांस लिया जाए। चांस लेने के लिए तैयार हो गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई। बोला कि अब सांप आपकी तरफ बढ़ रहा है, और एक चूहे से उसे कटवाया, थोड़ी सी देर में तड़फड़ा करके वो आदमी मर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके शरीर में से सांप का जहर निकला। कहां से आया? ये एक रिसर्च किया था साइंटिस्ट ने कि आदमी जो सोचता है वही रिएक्शन उसकी बॉडी में होने लग जाता है। आप जो सोचते हो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। और जो चूहे ने काटा, आदमी को लगा कि मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा, मैं मर जाऊंगा, मुझे सांप ने काटा, और उसकी बॉडी ने उस चूहे के जहर को सांप के जहर जितना खतरनाक था। एक एथलेटिक्स को बैठा गया एक रूम में, उसकी मशीनें लगा दी गई, इक्विपमेंट्स लगा दी गई, ये चेक करने के लिए कि वास्तव में सोचने में शक्ति होती है क्या। जैसे बैठाया गया, उसको बोला कि आप सिर्फ ये सोचो कि आप दौड़ रहे हो, दौड़ना नहीं, आप ये सोचो कि आप दौड़ रहे हो और एथलेटिक्स में, और आपका कॉम्पिटिटर आपके बराबर है। उसने ये सोचा, आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी हरकतें, उसके शरीर की हरकतें जो मशीन ने मापी थी, सब उतनी ही तेज थी जितनी एक एथलेटिक्स दौड़ता उस वक्त होती है। मतलब आदमी के सोचने की इतनी शक्ति होती है। आपने कहानी सुनी होगी अल्लादीन और जिन्नी की, कि अल्लादीन के पास एक चिराग था, वो घिसता था, एक जिनी प्रकट होता था, वो प्रकट होकर के बोलता कि क्या हुक्म है मेरे आका, और एक दिन में उसकी 3 विश पूरी करता था। आज आपको मैं एक जिनी देकर के जाऊंगा जो आपकी हर विश पूरी करेगा, और मेरी गारंटी है जिसकी विश पूरी नहीं करे आकर के मुझे बोलना कि सर आप उस दिन झूठ बोल करके चले गए। लेकिन शर्त यह है कि मांगोगे उस तरह से जिस तरह से मैं कहूंगा। जिनको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कुछ नहीं आता है, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, फ्रीक्वेंसी की, सोच की, दिमाग की। आपके दिमाग से जो फ्रीक्वेंसी निकलती उसी को पकड़ता है। ये जिनी है, ये प्रकृति। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि आप घर से निकलते लेट हो जाते हैं और आप बोलते रहे मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई। कुछ दिन आपका हर काम लेट पे लेट, लेट पे लेट, लेट पे लेट होता रहता है। आप जो सोचते हैं वो फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट में निकलती है। और प्रकृति को क्या महसूस होता है कि आप किसी लेट नाम की चीज को बहुत पसंद करते हैं, तो इस दुनिया में जितनी भी लेट नाम की चीजें वो लाकर के आपके सामने डाल देगी और आप लेट पे लेट, लेट पे लेट होते चले जाएंगे। कभी कभी आपने सोचा होगा कि आप अपने किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, तो सडनली ऐसा होता है या तो वो दोस्त आपको मिल जाता है, या कोई ऐसा पर्सन आपको मिलता है जो उसके बारे में आपसे बात कर रहा है, या उस दोस्त का फोन आ जाता है। होता है। ये फ्रीक्वेंसी है जो आपके दिमाग से निकलती है, एनवायरनमेंट में जाती है, एनवायरनमेंट को बोलती है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो ला करके देता है। हेनरी फोर्ड अपने घर के अंदर छोटे छोटे, जो उसका रूम छोटा सा था, ताकि मतलब वो आदमी लोगों के घर पे काम करके पैसा कमाता था, बर्तन मांजता था, उसकी माँ बर्तन मांजती थी, गरीबी के दिन उसने निकाले थे हेनरी फोर्ड। लेकिन वो हमेशा अपने घर में एक कमरे में फोटो चिपका कर रखता था, एक बंगले की, एक गाड़ी की, अलग अलग फोटोग्राफ्स। और माँ को बोलता था, माँ तू घबरा मत, एक दिन देखना तेरा बेटा बहुत अमीर आदमी बनेगा, तू घबरा मत, एक दिन देखना तेरा बेटा सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा, सब तेरे आगे पीछे नौकर चाकर रहेंगे, काम करने वाले होंगे। माँ ने बोला बेटा सोचने से कभी कुछ होता, बोले मैं करके दिखाऊंगा अच्छी चीज। वो क्या करता था कि रोज फोटोग्राफ को देखता था और महसूस करता था कि ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, और वही सोच उसके दिमाग से निकलती थी, फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में जाती थी कि ये आदमी रोज एक ही चीज के बारे में सोचता, मतलब इसको वो चीज ज्यादा पसंद है, चलो कहीं से ये चीज लाकर के देनी पड़ेगी इसे। वही हेनरी फोर्ड ने $5 अपने दोस्त से उधार लेकर के एक साइकिल के पंचर की दुकान में लगाई थी, वो साइकिल का पंचर बनाता था। धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे हुए, अपने दोस्त के पैसे वापस चुकाए और मोटर बाइक के पंचर बनाने लगा। जब भी कोई बाइक वहां पे पंचर बनवाने के लिए आती थी, वो बोलता था 1 घंटा लगेगा, और वो क्या बाइक की मशीन को समझने की कोशिश करता था कि बाइक चलती कैसे। धीरे धीरे वो बाइक रिपेयरिंग का काम करने लगा। बाइक रिपेयरिंग से वो मोटर कार रिपेयरिंग पे आया। अपने कुछ दोस्तों को बोला कि मुझे मोटर कार की एक एक चीज के बारे में नॉलेज हो गई है, मैं एक से बढ़कर एक कार बना सकता हूं। कुछ दोस्तों को उसमें विश्वास था, उन्होंने पैसा लगाया। वो मार्केट से पुरानी टूटी फूटी और बिखरी हुई और बेकार गाड़ियां खरीदते थे, उन्हें वो नई बना करके बेचते थे। आज जो फोर्ड गाड़ी आपको मार्केट में दिखती है, ये उस हेनरी फोर्ड की देन, जो खुद के लिए गाड़ी नहीं, दुनिया के लिए गाड़ी बना दी उस इंसान ने। ये उस हेनरी फोर्ड की थी जो सिर्फ एक सोच की वजह से पूरा हुआ था। हम क्या सोचते हैं, हे भगवान मैं फेल नहीं हो जाऊं, फिर आपका रिजल्ट आता है नेगेटिव। सर ने तो बोला कि पॉजिटिव सोचना, मैंने पॉजिटिव सोचा कि मैं फेल नहीं हो जाऊं। अरे
चीज को